नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया। ट्रंप ने बेइज्जती को एक्सेप्ट किया है व्यापार के लिए। पहले बेइज्जत करके व्यापार कर रहे थे, अब बेइज्जत होकर व्यापार करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका के इतिहास में यह शायद विदेश नीति का सबसे दुर्दिन है। लेकिन ईरान इजराइल सीज फायर के बाद एक नए तरह का युद्ध छेड़ने की फिराक में है क्या डोनाल्ड ट्रंप? माय फ्रेंड डोनाल्ड, एक नए तरीके की जंग, एक ऐसा बिल लाने की तैयारी में है। आज हम चीन और हम आज ईरान इजराइल पे नहीं बात करेंगे, इस वीडियो भारत पर करेंगे, जयशंकर पर करेंगे, निर्मला सीतारमन पर करेंगे और सबके ऊपर बैठा हुआ शख्स नरेंद्र मोदी, उन पर करेंगे। एक ऐसा बिल जिस बिल को अमेरिका के सीनेटर कह रहे हैं कि ये आर्थिक बंकर बस्टर बम है, आर्थिक बंकर बस्टर। इस बिल का नाम है, ये रूस के खिलाफ लाया जा रहा है और इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2025। अब आप सोचेंगे कि रूस के लिए बिल आ रहा है तो भारत पर क्या फर्क पड़ेगा? इसका भारत पर ही सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसमें 3 देशों पर फर्क पड़ेगा, रूस पर, चीन पर और भारत। चीन और रूस की मुझे तो कम से कम निजी तौर पर कोई चिंता नहीं है। बाकी चिंता करने के लिए देश में बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे चीन और रूस की चिंता नहीं है। चिंता चीन की वो करे जो गुजरात में चीन की भाषा में अपना जो है विजिटिंग कार्ड छपवाया था। चीन की चिंता वो करे जो चीन में जाकर के कुछ लोगों को छुड़वाया था, व्यापारियों को गुजरात के, तो वो चिंता करे। मुझे भारत की चिंता है। रसिया पर बहुत लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने, उसका बाल बाका नहीं हुआ। चीन से लड़ भिड़ करके चीन के आगे घुटने टेक दिया ट्रंप ने, उसका बाल बाका नहीं कर पाया। फिर इसलिए चिंता मुझे भारत की है, और चिंता भारत की है तो इस बिल के बारे में डिटेल से बात करने के लिए भाव को मैं जोड़ रहा हूं। लाइए कंट्रोल रूम, भाव को स्वागत है। भाव, मैं सीधा खबर पे आता हूं। खबर पर भूमिका लंबी हो गई, खबर पर तत्काल लाइए, खबर दिखाइए। भारत चीन रूस और भारत चीन रूस पर आर्थिक बंकर बस्टर गिराएगा अमेरिका, बिल लाने की तैयारी, ट्रंप के खिलाफ हाथ मिलाएंगे मोदी पुतिन जिनपिंग। ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या हाथ मिलाएंगे। मेरा भी सवाल है कि भारत रूस चीन पर बिल बम जब गिराने जा रहे ट्रंप, तो मोदी फिर सरेंडर कर देंगे या पुतिन के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं इस खबर के बाद थोड़ा भीतर, इस खबर के भीतर बता दूं डिटेल, क्योंकि दर्शक कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना, कहते हैं कि अरे आप किसने बता दिया, आपको ट्रंप ने बताया। ये सीनेटर है लिंडसे ग्राहम। उन्होंने कहा संसद में एक प्रतिबंध विधेयक लाने की तैयारी चल रही है जिसे उन्होंने इकोनॉमिक बंकर बस्टर कहा है। एनबीसी न्यूज से बातचीत के दौरान ग्राहम ने साफ किया कि यह प्रस्तावित कानून रूस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आक्रामक अमेरिकी प्रतिबंध वाला बिल हो सकता है ये, जिसके चपेट में भारत और चीन भी होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के मेज पर लाने के लिए ऐसा बिल जरूरी है। ठीक है, रूस बातचीत के टेबल पे आए ना आए, भारत पर क्या असर होगा? भाऊ, मैं सीधा सुनवा देता हूं लिंडसे ग्राहम को। अंग्रेजी में है, हिंदी में आप उसका बता दीजिएगा, दर्शकों को समझा दीजिएगा अनुवाद, लेकिन अंग्रेजी का पोर्शन सुनाना जरूरी है। लिंडसे ग्राहम को सुनवाइए, कंट्रोल रूम सुनवाइए। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion of Ukraine. I think that bill's going to pass. We're going to give President a waiver. It'll be a tool in his toolbox to bring Putin to the table. It's time to vote on that bill? It's time to vote. Putin is getting worse, not better. Give the president a bunker buster tool economically to get Putin to the table. Putin is more aggressive, not less. It's time to change tactics when it comes to Putin. क्लियर है? सबका नाम लिया है, उन्होंने सबका नाम लिया। उन्होंने कहा कि रशिया बाज नहीं आ रहा है किसी बात पर, खासकर यूक्रेन के युद्ध को लेकर। रशिया को, उनके हिसाब से रशिया बदतमीजी कर रहा है और उसको ठिकाने लगाने के लिए उसके ऊपर ऐसा एक बंकर
इकोनॉमिकल बंकर बम गिराना जरूरी है। और ये जो हम बिल ला रहे हैं, 84 सांसद इसके साथ है, 100 सांसद होते हैं हाउस में, इसका मतलब ये बिल पास होना तय है। बोले ये बिल आने के बाद हमारे राष्ट्रपति के हाथ में ऐसा हथियार आ जाएगा जिसके आगे ये सब नतमस्तक होंगे। इससे चीन और भारत भी सबक सीखेगा। ये हमको भी सबक सिखाने की बात कर रहा है। ये बिल क्या है आशीष? ये बिल ये है कि जो भी रशिया से व्यापार करता है, जो भी रशिया से व्यापार करता है, उसके खिलाफ अमेरिका 500%, 500% का टैरिफ लगाएगा। हाँ, यदि भारत रशिया से तेल लेता है तो भारत के अमेरिका में होने वाले हर आयात पर अमेरिका 500% का टैक्स लगाएगा। मतलब भारत से आयात शून्य हो जाएगा। बात ये है। अब इससे चीन प्रभावित होगा, यकीनन होगा, क्योंकि चीन तेल, गैस, यूरेनियम और बाकी अर्थ मेटल रशिया से लेता है। यूरोप ने रशिया से माल लेना बंद किया, नहीं तो व्हीट जो था, व्हीट हो गया, और खासकर एनर्जी, पेट्रोल और गैस, इसके पूरे यूरोप को रशिया सप्लाई कर रहा था। इस सैंक्शन से भारत को तो थोड़ा लिवरेज मिल गया कि भारत वहां से क्रूड ला के रिफाइन करके फिर यूरोप बेचता था, तो यूरोप वालों की वो किल्लत खत्म हो गई थी। लेकिन रशिया के साथ भारत के संबंध ये बार बार अमेरिका को खूब रहे। अब सवाल है कि भारत की विदेश नीति कौन तय करेगा। मैं आपको फिर पुराने इस वक्तव्य पे लेके जाता हूं कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने ये बात भारत के लोगों के साथ कही, भारत के नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ कही कि आप जब रशिया से दोस्ती रखते हो, रशिया से कोई चीज खरीदते हो, रशिया से कोई डील करते हो, तो फिर अमेरिका से दोस्ती की अपेक्षा कैसे करते हो। लेकिन हम में से कोई ये नहीं कर पाया कि जब आप हमारा हाथ दोस्ती के नाम पे पकड़ते हो तो आप पाकिस्तान से दोस्ती कैसे करते हो, आप चीन से दोस्ती कैसे करते हो। कुल मिलाकर चीन और भारत ये दो टारगेट पे है, क्योंकि उनको लगता है कि रशिया को यदि जिंदा रखा इस सैंक्शन के बाद भी, तो वो चीन और भारत ने। अब चीन की हालत देखिए, आपने ईरान पे सैंक्शंस लगाए सैंक्शंस, उसके बाद ईरान से अब ये चीन तेल ले रहा है, ईरान को सारा माल भी बेच रहा है। ईरान और चीन का कॉरिडोर व्यापार के लिए फुल स्पीड में चल रहा है, तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन रशिया के साथ व्यापार कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन के निर्यात पर यदि अमेरिका 500% की ड्यूटी लगाता है तो इसमें अमेरिका को फर्क पड़ेगा, क्योंकि चीन के बहुत सारी चीजों पे अमेरिका डिपेंड है। अमेरिका के पास इसका बी प्लान नहीं। अमेरिका ये बस्टर बम जो बोल रहा है, बंकर बम, इकोनॉमिकल बंकर बम, इसका हश्र वही होगा जो ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र पे हुआ था। उसने विस्फोट तो किया, गड्ढा किया, लेकिन डैमेज नहीं किया। ये विस्फोट होगा, गड्ढा होगा, लेकिन मैं अभी चीन की बात कर रहा हूं, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन से कोई लेना देना भी नहीं हमें, लेकिन हमको देखना है, क्योंकि भारत और चीन दो देशों के नाम उन्होंने लिए और यही दो देश लगातार काम कर रहे हैं रशिया के साथ, तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने जब चीन पे उन्होंने 100% ड्यूटी लगाई, टैरिफ लगाई, तो चीन ने भी 125% कर दिया। आखिर चीन के सामने घुटने टेक दिया अमेरिका ने। चीन निर्यात नहीं करेगा अमेरिका को, चीन बाकी मार्केट देखेगा, लेकिन फिर चीन जो चीज निर्यात कर रहा है उस रेट में कौन सा देश अमेरिका को निर्यात करेगा, सवाल ये है। तो ये अमेरिका के लिए भी उतना ही घातक है। अब आई बात भारत की। भारत रशिया से युद्ध साहित्य ले रहा था। रशिया हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर था। हम रशिया को निर्यात भी बहुत कर रहे थे, रशिया से आयात भी कर रहे थे, और खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब रशिया पे सैंक्शंस लगे, बंदी आई, उसके बाद हमने तेल लेना भी शुरू कर दिया। लेकिन बीच में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैंकर सप्लायर होते हैं, जो टैंकर ट्रैवल जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। जो लॉजिस्टिक वाले लोग होते हैं, क्योंकि जो तेल लाते हैं तो कोई सिर्फ टैंकर से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता,
बीच में कई एजेंसियां होती है जो टैंकर भरवाती है, टैंकर क्लियर करवाती है, टैंकर का रूट क्लियर करती है। इन तमाम एजेंसियों का जो एजेंसीज हांगकांग में बैठी थी, जो एजेंसीज यूएई में बैठी थी, सिंगापुर में बैठी थी, जो ये सारी सुविधा दे रहे थे रशिया से टैंकर से माल आने में, उन पे भी बंदी लगा दी। तो मार्च से इंडिया को टैंकर मिलना भी मुश्किल हो गए थे। तो मार्च से हमारा हालत दुखी हुई। सवाल ये है कि यदि हम रशिया के साथ हमारे संबंध तोड़ देते हैं इस बंकर ब्लस्टर के भरोसे, तो फिर हमारा विश्वसनीय साथी कौन? क्या हम अमेरिका को विश्वसनीय साथी मान सकते हैं? अमेरिका वो विश्वसनीय साथी है जो हमेशा प्रॉफिट की बात करता है। भारत के प्रधानमंत्री को बुला के उसने हड़काया और बोला अभी तक हम घाटे का धंधा करते थे, अब घाटा सहन नहीं करेंगे, अब आपका व्यापार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अमेरिका फायदा करेगा। इसका मतलब अमेरिका से आप आयात ज्यादा करोगे, अमेरिका को निर्यात कम करोगे। उसके बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, हमारे यहाँ से स्टील और एल्यूमिनियम जाता है, उस पर 25% का टैरिफ लगाया। ठीक है, अब अमेरिका से भारत को क्या लेना होगा? अमेरिका को भारत से तेल भी लेना होगा, मिनरल्स भी लेने होंगे। जो जो चीज अमेरिका बेचना चाहता है, जो कूड़ा बेचना चाहता है, F-35 बेचना चाहता है, वो सारा भारत को लेना होगा, क्योंकि भारत रशिया से लेगा तो अमेरिका आग दिखाएगा। ये तो एक सीधी है। लेकिन यदि अमेरिका से हमने कुछ लिया ही नहीं, हमने रशिया से लिया और अमेरिका ने 500% हम पे लगा दिया और हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो भारत का क्या जाता है? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरान का विस्फोट हुआ, तब अमेरिका ने भारत पे सैंक्शंस लगाए थे। बाल भी बाका नहीं हुआ भारत का। भारत निरंतर प्रगति करता रहा और अटल जी ने बड़े बाखूबी से वो समय निकाला। पूरा विश्व भारत के साथ था, रशिया भारत के साथ था। आज चीन और भारत को अलग करके वो रशिया को सबक सिखाना चाहता है। रशिया को सबक सिखाने के लिए चीन और भारत के कंधे से बंदूक चलाना चाहता है। लेकिन रशिया को सबक सिखाने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी? हम किसके भरोसे हैं? आज भारत पूर्ण रूप से शत्रु राष्ट्र से घिरा हुआ है। सामने पाकिस्तान है जो नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, ऊपर चीन है, चीन के प्रभाव में म्यांमार है, चीन के प्रभाव में भूटान है, चीन के प्रभाव में नेपाल है, और नीचे आओ तो चीन के प्रभाव में श्रीलंका है। तो हमारे साथ कौन है? अमेरिका इतना दूर से जो कतार को नहीं मदद कर पाया, सीज फायर करवाया, जो इजराइल को दुख के समय छोड़ के सीज फायर करवाया, वो भारत को क्या मदद करेगा? भारत को तो वो शोषण करेगा भारत का। नहीं, इसमें कुछ और तकनीकी पहलू लाते हैं और कुछ और टेक्निकल पहलू। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, भारत को मदद क्या करेगा? ईरान तो दुश्मन है, तब भी हट गया पीछे। पाकिस्तान को तो प्यार करता है ट्रंप ने खुद बोला आई लव पाकिस्तान। तो वो तो मोहब्बत है, ट्रंप की मोहब्बत के लिए भारत को तो छोड़ ही देगा भाई। मोहब्बत है, शायद पहली मोहब्बत है ये। हालांकि बहुत सारी मोहब्बत की फाइलें दबी हुई हैं, उन्हीं फाइलों के बूते जो है नेतन्याहू ने ब्लैकमेल भी किया है ट्रंप को। लोग बताते हैं अमेरिका में ऐसा ही कि बहुत सारी ऐसी इश्क की फाइलें हैं। खैर, जो बात आपने कहा, लूटने का आए थे वाणिज्य मंत्री, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं जिनको, कमर्स सेक्रेटरी लूटनिक ने कहा कि चीन रूस से जो व्यापार कर रहे उससे ट्रंप बहुत गुस्सा होते हैं, रूस से कुछ भी करोगे। एक पॉइंट आपने जो रखा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि क्या अमेरिका पर हम भरोसा कर, अमेरिका पर से हम हाथ छुड़ाकर रूस के, मोदी जी से हालांकि उम्मीद नहीं है, लेकिन ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता जा रहा हूँ कि अमेरिका का हाथ झटक के हम कहें कि हम रूस से व्यापार करेंगे, तुम लगाओ 500% टैरिफ, लगाओ 500%, हम नहीं कर, तुमको एक्सपोर्ट करेंगे कुछ। असली खेल कहां पे? वहां भी दिक्कत है। यही होता है कमजोर नेतृत्व जब देश में होता है और बार बार बात बदलता है। दरअसल चीन और रूस का जो व्यापार है वो रूबल और युआन में हो रहा है। रूबल, उसकी करेंसी युआन है, उसकी रूबल है। तो जब वो अपने करेंसी में व्यापार कर रहे हैं तो तुम लगाते रहो, तुम मंगल पे प्रतिबंध लगा लो, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु सब पे प्रतिबंध, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम अपनी करेंसी में कर रहे हैं व्यापार। अब यहाँ पे भारत भी रशिया के साथ अपने करेंसी में कर रहा था। नहीं, अब बंद कर दिया। अब वहीं पर बेसिकली क्या यहाँ पे क्यों उसकी वजह है
चीन ने ये मुंह से नहीं, जैसे कहते हैं मुंह से ठाए ठाए, ट्रंप का मुंह से मिसाइल, मुंह से नहीं चलती इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्राउंड पे दिखती है। आप इकोनॉमिक ताकत बनते तो आपके रुपए में व्यापार आपसे म्यूचुअल ट्रेड करता कोई देश। आज युआन और रूबल दोनों, रूस और चीन दोनों की करेंसी में वो दम है कि आपस में कर रहे हैं। भारत ने बड़े पैमाने पर जब पिछली बार तेल लिया था तो तेल का आज की तारीख में बैलेंस है। रूस के हम बहुत बड़े बकायेदार हैं। रूस के बकायेदार इस मायने में है कि रूस ने रुपए में पेमेंट लेने से मना किया था। आज हमारी करेंसी में दम नहीं है, हमारी करेंसी दम तोड़ती करेंसी है, जिसको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि हमारी करेंसी कमजोर नहीं हो रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी डॉलर को इंडोर्स करने वाली हमारी फाइनेंस मैंने क्या मिनिस्टर है। यहाँ पर कहा, हमको अपनी सरकार पर देखना होगा, झांकना होगा। मैंने हाँ, मैंने पहला केस देखा कि जेएनयू से दिमाग में गोबर वाले लोग भी पैदा हुए। जेएनयू के नाम पे धब्बा है निर्मला सीतारमण जी। जेएनयू में इतने मूर्खतापूर्ण बयान देने वाले स्टूडेंट जेएनयू के नहीं हो सकते। पता नहीं कैसी एग्जाम दी उन्होंने कि वहां पे भी एंटर पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ के आई है, भगवान जाने। नहीं, वो तो खैर उनके आर्थिक विशेषज्ञता पर उनके पति से बेहतर कोई नहीं बताएगा, और वो बता चुके हैं। लेकिन हाँ, भाई उनसे ज्यादा कौन जानेगा बजट के, घर के बजट से देश के बजट तक सब कुछ उनके पति ने बता दिया। तो असली मसला है कि रूस और भारत प्रतिबंधों में भारत की स्थिति पर हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि हमारी करेंसी में रूस भी हमसे व्यापार नहीं करेगा। हम तो वो हो गए हैं ना कि न घर के न घाट, मैंने क्या मंदिर कहा, का घंटा। आपने जब डॉलर को अहमियत दी थी और अमेरिका को अहमियत दे दी, आपने ईरान और इजराइल युद्ध में आप भगोड़े साबित हो गए, वहां से भाग गए आप जहां आपको स्टैंड लेना था। ऐसी जगह पे आप पूरे विश्व में बता रहे हैं कि आप ट्रंप के दरबार के एक नृत्यांगना है। ये सारे विश्व को चिल्ला चिल्ला के, घुंघरू बजा बजा के बता रहे हैं। तो फिर क्या है? ऐसे में आपको वही करना होगा जो ट्रंप चाहेगा। इसलिए मुझे भारत का भविष्य, भारत की आर्थिक नीति अब ट्रंप तय करेंगे, भारत की विदेश नीति अब ट्रंप तय करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा था, कल मैं किसी कार्यक्रम में था तो मैंने बोला कि ट्रंप नीति तय नहीं करेगा, ये अडानी तय करेगा। गौतम अडानी, जहां जहां गौतम अडानी फंसेंगे वहां वहां उनको बचाने के लिए, और भारत कितनी बार बिकेगा ये भगवान जानता है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के और अडानी जी के संबंध क्या है, यह ट्रंप से ज्यादा कोई ज्यादा बेहतर नहीं जानता। उसके हाथ में एक ऐसा टूल लगा है, वो क्या बंकर बम की बात करते हैं कि हम ये बिल लाएंगे तो बंकर बम होगा। भैया बंकर बम तो ऑलरेडी आपके हाथ में है, गौतम अडानी, जिसका वारंट आपके हाथ में है, जिसके वारंट पे जरा प्रेस करते हैं भारत सरकार नाचने लगती है अमेरिका के साथ। मुझे यही नहीं समझ में आता कि आज के डेट तक कोई ऐसा नहीं बोल पाया। मतलब कई अजूबे देख रहा हूं मैं, मोदी है तो मुमकिन है इसी को कहते हैं शायद। आज तक मैंने देखा कि विश्व के सभी बड़े नेता अपने देश में निवेश मांगते हैं, अपने देश की यूएसपी बताते हैं कि मेरे देश में क्या क्या बढ़िया चीज है, निवेशक मेरे देश में आए। मैंने पहली बार किसी देश के राष्ट्रपति को, किसी उद्योगपति को यह बोलते हुए देखा कि उस देश में मत जा, मेरे देश में आ। और इसने एप्पल वालों को बोला कि भारत में एक्सपांड मत करो। क्या मतलब है भारत में एक्सपांड करने का? आप अमेरिका में एक्सपांड करो। ये करने के बाद भी हम अमेरिका के नजदीक, अमेरिका हम पे टैरिफ लगाता है तो भी नजदीक, अमेरिका हमको कूड़ा बेचेगा अपना तो भी हम नजदीक, अमेरिका जिस रेट में हमको चीजें देगा वो खरीदने के बाद भी हम अमेरिका के नजदीक जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या है अमेरिका के हाथ में जो भारत भालू जैसा नाच रहा है अमेरिका के इशारे पे? अमेरिका डमरू बजाता है या जंबूरा नाचता है? क्या मतलब है इसका? क्या वो डमरू का नाम गौतम अडानी है? मुझे तो एक ही दिखाई देता है, और तो ऐसा कोई नहीं है कि ये सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाए। सवाल ही नहीं उठता। ये सरकार आज बहुत उन्नत है, और इसके लिए नहीं कि मोदी जी है, इसलिए कि देश ने लगातार प्रगति की है। चाहे देवेगौड़ा की सरकार हो, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, देश हमेशा तरक्की कर रहा है। और इसके लिए देश के किसान, देश के मजदूर, देश के उद्योगपति, ये सभी जिम्मेदार हैं।
लेकिन तब उद्योग जगत में गन पॉइंट पे काम नहीं होता था, उद्योग जगत में कंपटीशन था, फेयर कंपटीशन था, थोड़ा बहुत सरकार इधर उधर मदद कर देती थी। यहाँ पे तो सरकार सुपारी लेती है, उद्योगपतियों से सुपारी लेती है। ये एयरपोर्ट आपको चाहिए, किसके पास है, उसकी व्यवस्था करेंगे। ये एयरलाइन किसको चाहिए, मारन ब्रदर्स को नोटिस इशू करो, एयरलाइन बिकवा दो, उनकी अपने आदमी को दिलवा दो। ये उद्योग चल रहा है। और ऐसा ही अडानी जी के साम्राज्य में ऐसी कई चीजें जुड़ी है जो गन पॉइंट पे आई है। सरकार भला ही मना करे, जिन्होंने गन पॉइंट पे दी वो भी नहीं बोल सकते बेचारे, उसको रहना है इंडिया में। नहीं, मैं तो अभी फिर उसी पे आऊंगा। हालांकि अडानी जी पर अलग से एक विषय फिर है, क्योंकि अडानी ग्रुप की एजीएम हुई है, और एजीएम में अडानी ने, यही अंतर था पहले के उद्योगपतियों ने, पहले के उद्योगपति अपने लिए काम करते थे, अडानी जी बेचारे सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। मोदी जी जैसे हैं वैसे ही पूरा देश के लिए अडानी जी काम करते हैं। तो एजीएम उन्होंने बताया है, हम उस पे आएंगे अगले उसमें। इस बिल पे कुछ और महत्वपूर्ण, जो इस बिल का एक एक पहलू समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये सांसद सीनेटर जो है, इस सीनेटर के बयान पर ये पब्लिकली बोला, अब कुछ भी ढका छिपा नहीं है, और ये बिल पास होने जा रहा है क्योंकि समर्थन भी है। 8400 में 80 से ज्यादा सीनेटर साथ में है बिल के। सीनेटर साथ में। रसिया का मामला है, वो अपना समझ रहा है। चीन के सामने तो बहुत बार अमेरिका घुटने टेक चुका जब से ट्रंप आए हैं। भारत की तरफ से सन्नाटा है कि बिल आएगा कौन सा। आज अभी कई भक्त हमसे पूछेंगे, हाँ बिल तुमसे पूछ के आ रहा है, वो ये भी नहीं सुनेंगे कि इस बिल लाने वाला सीनेटर बोल रहा है। इतने मूर्ख हैं सब। लेकिन इन मूर्खों से अलग हमको बात करनी होगी इस देश के बहुमत के लिए, जो दिमाग से सोच रहे हैं अपने देश के बारे में। वो पॉइंट क्या है जो मैंने कहा, वो युवान रूबल वाला मसला, उसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और आगे कि कब कब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, कब कब जयशंकर और मोदी ने वही डाल काटी है जिस डाल पर बैठे हैं, कब कब ये सब पता चलेगा अभी। जब ब्रिक्स की समिट हुई ट्रंप के आने से पहले, दूसरे कार्यकाल से पहले, उस समिट में मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की, मोदी क्या, वो पूरे ब्रिक्स का मनोभाव था कि अपनी एक करेंसी हो। ब्रिक्स की करेंसी की बात आई, ट्रंप ने आते ही ब्रिक्स के कंट्रीज कौन कौन से, ब्राजील। ट्रंप ने आने के शपथ लेने के पहले नहीं, चुनाव जीतने से ही शपथ लेने के पहले ही धमकाया, वो धमकाया। लेकिन उसका एक्सटेंशन बाबू, एक होता है कि वर्बल डायरिया किया, अब वो उल्टी साफ कौन करेगा पता नहीं है, लेकिन यहां पर हम उल्टी साफ करने वाले तक चलते हैं। ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स के कंट्रीज। ब्राजील नहीं लौट लिया, चीन और रूस ध्यान ही नहीं देते हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा अभी गए थे, उन्होंने हड़का क्या है ऑफिशियली व्हाइट हाउस में, हड़का क्या है जवाब दिए। ट्रंप ने सामने बैठा करके इस दुनिया में इकलौते वर्ल्ड लीडर को सामने बिठा के कहा, ब्रिक्स इज डेड नाउ। याद होगा आपको, ब्रिक्स इज डेड नाउ। मैंने बोला और मेरे बोलते ही ब्रिक्स अब मर चुका है, ब्रिक्स अब नहीं उठने वाला है। आप अपनी करेंसी ला रहे थे, अपनी करेंसी पर बात कर रहे थे, जिस दुनिया में उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने साफ मना किया कि हमने अभी कभी ऐसा कहा ही नहीं। शर्मसार बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश का विदेश मंत्री झूठा साबित कर रहा है, झूठा साबित किया। मैं उस तकनीकी पहलू पे और भी चाहता हूं चर्चा आपसे कि भारत की इकोनॉमी, चौथी बड़ी इकोनॉमी हम मान लेते हैं, आज नहीं कल चौथी बड़ी इकोनॉमी। चीन दूसरी बड़ी इकोनॉमी, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत, 24 ट्रिलियन। रसिया की इकोनॉमी, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी और ब्राजील की इकोनॉमी, ये सारी इकोनॉमी, ये सिर्फ ब्रिक्स के मैं 5 देश की बात कर रहा हूं, कतार में 10-12 देश और खड़े हैं जो ब्रिक्स में घुसने के लिए बहुत सारे देश हैं। 5 देश की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी पर और ईयू की इकोनॉमी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए आत्मबल चाहिए था, उसके लिए संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने का जज्बा चाहिए था। आपके सामने ही आपके संगठन को कोई कह रहा है मर गया मेरी धमकी पे ब्रिक्स, और आप वहां पे ही करके चले आए। जब समझ में नहीं आती अंग्रेजी तो ही कर देते हो, आप ठहाके मार के चले आते हो। ये विदेश नीति में एक नया एंगल जुड़ गया है, ठहाका, वो करके चले आए।
आपने करेंसी को का दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ एससीओ, संघाई सहयोग संगठन आपका था, वो भी रूस और चाइना के साथ है। आप उसके समानांतर एक तरफ डोभाल एससीओ में की मीटिंग के लिए चाइना में मौजूद थे, दूसरी तरफ आप क्वाड में, इंडो पैसिफिक और क्वाड, ये दोनों अमेरिका, इन दोनों रास्तों से अमेरिका भारत की गर्दन पकड़ रहा है, क्वाड में खींच रहा है बार बार। जब आप क्वाड और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के शिकंजे मुट्ठी में कैद हो जाओगे, तब आप रूस और चाइना के साथ कैसे हाथ पकड़ के खड़े हो पाओगे? अगर रूस ही कहे कि चलो प्रतिबंध लगाया है, हम साथ देंगे तुम्हारा, लेकिन हम, अगर कोई हमसे कहता है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम में भी तो हिम्मत होनी चाहिए कि भाव ने कहा चलो आशीष लड़ो, हम हैं साथ, तो हम में भी तो वो जज्बा होना चाहिए, वो मादा होना चाहिए। नहीं नहीं, अमेरिका कहता है भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। कोई नहीं, वो हंसता है, ठाका मारता है। हाँ। तो कुल मिला के देखो, आपने जो इतना अभी अलग अलग एशिया में जितने भी नए नए गठबंधन बने हैं, व्यापार गठबंधन खासकर, उसके बारे में जब अब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं भारत रूस और चाइना से दूर हटे, इसका एक बेहद प्रयास अमेरिका कर रहा है। मैं कह रहा हूं करो, अमेरिका अपनी राजनीति कर रहा है। अमेरिका की राजनीति को बताने वाले हम कौन होते हैं? हमें तो भारत को लेना देना है, तो मेरा देश है, मैं तो उससे चिंतित हूं बस। लेकिन यदि हम क्वाड में चले जाते हैं, क्वाड के बिल्कुल गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो फिर जो नुकसान हमारा यहाँ होगा उसकी भरपाई क्वाड करेगा क्या? सवाल वो है। आप हम पे भी टैरिफ लगाते हो, हमारा भी हाथ लपेट में लेते हो। हम जब टैरिफ का टाइम आता तो बोलते हैं मेरे कोई दोस्त नहीं है, सब मेरे समान। और भारत तो सबसे ज्यादा टैक्स टेरर देश है, टेररिज्म है टैक्स का तुम्हारे यहाँ। हमको गाली भी देते हो और हमको रशिया से दूर रहना चाहते हो। मतलब क्या ऐसी मजबूरी है अमेरिका कि अमेरिका जूता भी मार रहा है, अमेरिका तकलीफ भी दे रहा है, अमेरिका हमारे दुश्मनों को गले लगा रहा है, अमेरिका हमारे दुश्मनों को मदद करके हमारी बेइज्जती कर रहा है, अमेरिका बार बार हमको डंडा दिखा रहा है, इसके बावजूद हम उसको बाप क्यों कहें? सवाल ये है। और जब मैं कहता हूं कि क्या बाप क्यों कहे, ऐसा क्या है मजबूरी, कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका को, हमको बार बार अमेरिका के सामने झुकना पड़ रहा है, अमेरिका के सामने झूठ बोलना पड़ रहा है? अमेरिका एक खालिस्तानी समर्थक को अपने यहाँ बुलाता है शपथ विधि में और भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, वो भी अपमान हमको सहन करना पड़ता है। ये सब क्यों? ऐसा कोई नहीं है कि हमारे भारत अमेरिका से डर रहा है। जब भारत इतना ताकतवर नहीं था तब अमेरिका को आके दिखा रहा था, तो आज दिखाने की क्या, आज क्या डर है? इंदिरा गांधी तो कुछ भी नहीं थी जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त कहते हैं कि तो इतना बड़ा सीना लाल आंखों से देख लेंगे तो पीछे हट जाता चाइना। इतना बड़ा जब युग पुरुष आपके पास है तो फिर अमेरिका से डर किस बात का? ये अमेरिका से डर नहीं, अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है आपको, और नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से ब्लैकमेल हो रहे हैं गौतम अडानी के चक्कर में, और उसके लिए पूरा देश दांव पे लगा दिया है। आज भी जिस दिन अडानी के प्रति, गौतम अडानी के प्रति स्नेह कम हो जाएगा और देश के प्रति स्नेह बढ़ेगा, या उल्टा कहता हूं मैं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस देश के प्रति स्नेह बढ़ेगा अडानी से ज्यादा, उस दिन अमेरिका की औकात दिखा देगा भारत। 3-4 बड़ी इकोनॉमी इकट्ठा आ गई तो हमें अमेरिका से कोई लेने की जरूरत नहीं। रशिया, चीन और साउथ अफ्रीका और भारत, 4, ब्राजील, ये 5 देश जो आपने बड़े नाम लिए, ये 5 देश भी आपस में व्यापार करेंगे तो अमेरिका ठिकाने लग जाएगा। एक दिन अमेरिका गिड़गिड़ाते हुए आएगा कि हम आपसे सामान लेना चाहते हैं जीरो ड्यूटी पे। जीरो ड्यूटी पे क्या, आने जाने का खर्चा भी हम देंगे, सामान का लदान का खर्चा भी देंगे, हम एयरपोर्ट खरीदेंगे इंडिया के। इस स्थिति पे आएगा क्योंकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका कितना विश्व के भरोसे है, अमेरिका में कितना मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सारी दुनिया जानती। अमेरिका का डॉलर औकात में लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विल पावर चाहिए। जिस दिन मोदी जी भारत के बारे में सोचेंगे, जिस दिन मोदी जी भारत की अस्मिता के बारे में सोचेंगे, जिस दिन मोदी जी भारत के 143 करोड़ लोगों के बारे में सोचेंगे,
जिस दिन मोदी जी ये सोचेंगे कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, ना कि सिर्फ गौतम अडानी के प्रोटेक्टर है या मार्केटिंग मैन है, जिस दिन वो गौतम अडानी नाम का आदमी मोदी जी के जीवन से गायब हो जाएगा, उस दिन इस भारत की विदेश नीति आपको लाइन पे आते हुए दिखाई देगी। आज के डेट में विदेश नीति को हमेशा ये देखना पड़ता है, जैसा कोई आयुर्वेदिक दवा लेते तो होता है ना कि इमली मत खाना, प्याज मत खाना, टिंडा मत खाना। आयुर्वेद देव तो बहुत सारे परहेज होते हैं। तो आज हमारे विदेश नीति का परहेज है अडानी। वहां मत कुछ बोलना, अडानी जी का इंटरेस्ट है, यहाँ कुछ मत बोलना, गौतम भाई है, यहाँ कुछ मत बोलना, गौतम भाई है। इसीलिए गौतम भाई कहते हैं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि वो अपने आप को देश मान चुके हैं। जिस आदमी के चलते देश की विदेश नीति से लेकर अर्थनीति तक बदलाव होते हैं, वो यकीनन वो अपने आप में भारत हो गया, क्योंकि उसी के लिए सारी नीतियां बनती है। जब वो अपने आप के लिए भारत बन गया, तो जब वो अपने लिए काम करता है तो वो कहता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि गौतम अडानी ही अपने आप को देश मानने लगा है। और ये बात लंका में हो गई। मैं 30 सेकंड लूंगा आशीष जी आपको। जब लंका में इनको पावर प्रोजेक्ट मिला, तब वहां एक बात निकली कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को पावर प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता बिना टेंडरिंग। और ये अडानी को कैसा मिल गया बिना टेंडर का? तो प्रधानमंत्री ने कहा, ये बहुत बारी सारी बाकी बातें तो सब दुनिया को पता है, बहुत उसमें कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन फिर उसमें एक बात हुई कि अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो क्या हम अडानी को भारत देश मान सकते हैं? क्योंकि यदि किसी देश को डायरेक्ट काम दो तो फिर वहां टेंडरिंग नहीं होती। तो फिर अडानी को ही भारत मान लिया जाए, ये बात भी वहां आई थी। तो अडानी जी अपने आप को भारत मान रहे हैं। तो अडानी जी ने जो अपने जनरल मीटिंग में कहा कि मैं अपने लिए नहीं करता हूं, मैं भारत के विकास में, तो भारत कौन सा है ये जब उनको पूछेंगे तो उनका भारत मुंबई का एयरपोर्ट है, धारावी है, अडानी एनर्जी है, उनका अडानी लॉजिस्टिक है, उनका अडानी पोर्ट्स है। ये भारत है अडानी जी के लिए। अडानी जी के लिए भारत गरीब, किसान, मजदूर ये नहीं। अडानी जी के भारत में वो 3 किसान के बिल है, जिससे अडानी जैसे लोगों को फायदा होता था और किसानों का नुकसान होता था। जो 700 लोग मरे हैं, उसका कोई अडानी जी को लेना देना नहीं है, क्योंकि अडानी जी के भारत में वो नहीं। अडानी जी के भारत में हम लोग नहीं है, क्योंकि हम अडानी जी के सवाल उठाते हैं। अडानी जी के भारत में वही जर्नलिस्ट है जो उनको विकास का द्योतक मानते हैं, जो अखबार उन्होंने खरीदे हैं, जो चैनल उन्होंने खरीदे हैं, वही अडानी जी के। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था। भाई बुलाते हैं तो कार्यक्रम में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसमें अडानी का पैसा है कि किसका है। कार्यक्रम देखिए, कोई एक थिंक टैंक का कार्यक्रम हो रहा था। कोई चिंतन ग्रुप है, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन, ये देखिए, ये चिंतन फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था, एनुअल रिपोर्ट उन्होंने दिया मुझे। उस कार्यक्रम में मैं गया, बहुत सारे लोग थे। कई लोगों को शौक भी लग गया कि अशोक वानखेड़े कैसा है। मुझे बुलाया गया था, मुझे ये बताया गया था कि बाद में वहां पता पड़ा कि वो अडानी का फाउंडेशन ही है। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अडानी अच्छा काम कर रहे होंगे तो उसको भी सहायता देना। अडानी ने कौन सा हमारा घोड़ा मारा। वहां जाने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग मिले। हमारे एक पुराने पत्रकार मित्र मिले जो अभी वो कारपोरेट अफेयर्स देख रहे हैं उनका। तो उनके सामने किसी दूसरे एक सज्जन ने आके कहा, एक संपादक है, पूर्व संपादक बड़े अखबार के, उन्होंने कहा क्या टाइगर बहुत दहाड़ रहे हो आजकल, बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो तुरंत हमारे मित्र कहे, अच्छा तो बोल रहे हैं बट ही इज मिस इन्फॉर्मिंग द कंट्री। तो मैंने हंसते हुए कहा उनको, मतलब फॉर सम द ग्लास इज हाफ फुल हाफ एम्प्टी, फॉर यू द ग्लास इज ऑलवेज हाफ एम्प्टी। न्यूज लॉन्चर जब पढ़ोगे तो तुम्हें हमेशा आधा ग्लास खाली दिखेगा, क्योंकि अडानी जी के लिए इसमें कुछ नहीं। लेकिन जो आधा भरा ग्लास है वो मेरे देश के लोगों के लिए है। तो मैं नाम भी बताता हूँ उनका, संजय पुगलिया थे। मुझे बहुत पुराने जानकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मतलब मैं उनको कॉमर्स कारपोरेट सेक्टर में अच्छा पत्रकार मानता हूँ। लेकिन होता क्या है, राजनीति कवर करते करते कुछ पत्रकार नेता बन जाते हैं, चुनाव भी लड़ लेते। भी हमारे आशुतोष उसी में से एक थे, आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ लिए। राजू शुक्ला है, एमजे अकबर है, अरुण शूरी जी भी राजनीति में गए थे कुछ देर के लिए। क्योंकि आप राजनीति कवर करते करते आप राजनीतिज्ञ बन जाते हैं।
तो कारपोरेट सेक्टर, मैंने भी बिजनेस रिपोर्टिंग की है, मैं बिजनेस एडिटर रहा हूं अखबार का। तो बिजनेस रिपोर्टिंग करते करते आदमी कारपोरेट का कब हो जाए पता नहीं पड़ता, वो बहुत एक थिन लाइन। तो संजय पुंगलिया जी बहुत पहले ही कारपोरेट हो गए थे, अब ऑफिशियली हो गए। अब ऑफिस तो उन्होंने जो बोला वो कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि अडानी का आदमी मेरे हर कहे हुए वक्तव्य को गलत ही बोलेगा कि अशोक जी गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो जो है ही इज मिस इन्फॉर्मिंग द नेशन। द प्रॉब्लम इज दैट इवन माई मिस इन्फॉर्मेशन इज बी लव्ड बाय नेशन, and the information of Adani is not loved by nation. That is the big problem with for Adani. That is what precisely I want to say. But anyway, अब अडानी पे बहुत हो गया। कुल मिला के अमेरिका के साथ क्यों, ये मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत मैंने देखा कि यार ऐसा क्या अटका है भारत का। मोदी जी की व्यक्तिगत जीवनी पे झांक के देखा मैंने, वो कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका उनको वो कहे। मोदी जी का नेचर भी नहीं है किसी की इतनी बात सुन लेने की, वो सुनने के आदि नहीं है। लेकिन फिर आपका हाथ पत्थर के नीचे अड़ा होना आशीष, तो आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता आदमी। और आज अपमान के घूंट पी पी के मोदी जी अमेरिका का साथ दे रहे हैं, सिर्फ एक आदमी के वारंट के चक्कर में, जिसका नाम गौतम भाई अडानी है। यही मैं कम से कम देखता हूं इस बिल पे। ये बिल आएगा, ये बिल लगातार हमको रशिया से अलग करने का दिखागा। मैं अभी भी बोलता हूं समय गया नहीं है, अभी भी भारत के पास समय है। ये जो ड्रैगन है, ड्रैगन माने चीन नहीं, ये भारत का जो शेर है ना, 140 करोड़ की आवाज वाला, ये जिस दिन दहाड़ेगा कई अमेरिका की कंपनियां बंद हो जाएगी। एक मैगी 15 दिन बंद हो गया था, फैक्ट्री बंद होने की कगार पे थी। कई अमेरिकन कंपनियां, कई विदेशी कंपनियां भारत के भरोसे जी रही है, इतना याद रखना। वो तो है, बस लेकिन खैर वो हिम्मत लाने की जरूरत है। एक व्यक्ति के मोह को छोड़ के 143 करोड़ के इस 143 करोड़ में बहुत लोग हैं जो मोदी जी को दिल से प्यार करते हैं, तीसरी बार नहीं, सत्ता में बहुत बिठाए है, हैं। बहुत है, बहुत बहुत है। है। वो अपने और बाबूजी को कम प्यार करते हैं। हम भी यदि मोदी जी ठीक से काम करें, इस देश के लिए काम करें, तो मोदी जी के सामने नतमस्तक है हम, क्योंकि जो देश के लिए काम करेगा उसके सामने नतमस्तक है। हमें कोई अपना ईगो नहीं है, नहीं, ना चित्रांत जी को है, ना तो मेरे नहीं, को है। हाँ, ईगो तो लेकिन नहीं है, देश का अहित जहां होगा हम्म, वहां आवाज उठेगी, सवाल उठेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा। ये जो नहीं, बिल है, आखिर जो सैंक्शनिंग रशिया बिल 2025, मैं दावे के साथ कहता हूं ये बिल का भी हश्र वैसा ही होगा जैसा ईरान के धरती पर बंकर बम गिरे और फुस हो गए, वैसा ही इस बम का उपयोग, प्रहार जो है, ना रशिया का बाल बांका कर पाएगा ना चीन का। भारत पहले से ही नतमस्तक हुआ है, अब इसके पीठ पे और कितना बोझ दोगे। मुझे उस सीनेटर की दया आ रही थी जब उसने भारत का नाम लिया। उसने कहा कि दिस विल बी अ इकोनॉमिकल बंकर बम फॉर इंडिया ऑल्सो। तो मेरे को दया आ रही थी, अरे झुकने वाले आदमी को और कितना रगड़ोगे यार, अब हमारे का नीचे जाने की जगह है क्या? तुम्हारे तो चरणों में मस्तक टिकाई दिए है हमारे, नाक रगड़वा रहे हो भारत की, और इससे ज्यादा क्या करवाना चाहते हो भारत से? नहीं, देखिए, ये उम्मीद आपने तो बहुत उम्मीदें जगा दी हैं, जगाते हैं आप उम्मीदें लोगों की, लेकिन मुझे जो है इस इकोसिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है। आपको एग्जाम्पल जब आते हैं तो देना पड़ता है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। कल पता है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में क्या बोला, 2014 के पहले इस देश को सांप सपेरों का देश कहा जाता था। अब मोदी जी ने, जब बताइए ऐसे लोग हैं, और आपने कहा ना कि बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं तभी तो ये हालत है। वो जो प्यार करते हैं, अगर वो अपने बाबूजी को प्यार करते तो ये हालत नहीं होती। वो बाबूजी को नहीं के देखिए, बजाय मोदी रेखा में नहीं देखिए आ आशीष, जाते। रेखा गुप्ता की मजबूरी देखो आप, रेखा गुप्ता की मजबूरी देखो। जिसको कारपोरेटर बनने की औकात नहीं, वो यदि मुख्यमंत्री बन जाए तो उन्होंने अच्छा हुआ नहीं कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बनने के बाद ही
देश का उद्धार हुआ। नहीं 2014 नहीं का वो बोला कोई उन्होंने। नहीं, तो वो कोई नहीं, मैंने वो कहा ना, किसी को उसमें अरे सिस्टम में भाई, किसी की हैसियत नहीं है कि ये बोल मैंने दे क्या ना। कहा ये भाई, हम्म 2014 के बाद कंगना रनावत को आजादी मिली। हम्म इसके पहले कंगना रनावत के सारे माता पिता, जितने भाई बहन, जो भी पुराने ताऊ नावना थे, सब गुलामी में अंग्रेजों की रिपोर्ट कर रहे थे, सीधा हम्म ब्रिटिश क्राउन का ही जवाब दे रहे थे। हम्म अब सांप बिच्छू का काम कर रहे थे, तो रेखा जी को ये पूछो कि रेखा जी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? हम्म रेखा जी के बच्चे कहाँ पढ़े? रेखा जी ने एजुकेशन कब लिया? क्या हम्म रेखा जी के बच्चे भी 2014 के बाद ही पढ़े? क्या रेखा जी का खुद का एजुकेशन 2014 के बाद हुआ? रेखा जी ने यदि ग्रेजुएशन किया है, तो कम से कम सांप बिच्छू के प्रदेश में तो नहीं होगा कि रेखा जी इंग्लैंड पढ़ने गई थी। ये देखना पड़ेगा। क्या क्या देखेंगे। कुल मिला जुला करके मैं एक निवेदन चलते चलते कर रहा हूं कि जो भी पत्रकार साथी, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, इस बिल के बारे में चर्चा जरूरी है बड़े पैमाने पर। बड़े देश में इस पैमाने बिल के बारे में चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन और रूस दोनों निपट लेंगे, बड़ा क्लियर है। भारत को छोड़कर वो दोनों निपट लेंगे, दोनों सक्षम है। हमारे यहाँ कोई इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक ही इच्छा शक्ति की जरूरत है कि जो 250 ग्राम मुंह में दही है वो बड़ी कीमती है मोदी जी के लिए। वो 250 ग्राम दही नहीं मुंह से अपने नुकसान कर सकते, क्योंकि मुंह खोलना पड़ेगा और 250 ग्राम दही गिर जाएगी। वो दही अडानी की है, फिर अडानी 250 ग्राम दही कीमत मांग लेगा। तो इसलिए वो 250 ग्राम कीमत दही, 250 ग्राम जो मुंह में जमी है उसकी कीमत का मुंह त्यागना पड़ेगा। नहीं तो न जयशंकर बोलने वाले हैं, न मोदी बोलने वाले हैं, न इस देश में कोई बोलने वाला है। अमेरिका जो मन करेगा वो करेगा। इजाजत दीजिए हमें। ये बिल बहुत खतरनाक है। ये बिल भारत का 100 बिलियन डॉलर के आसपास का 100 बिलियन डॉलर के आसपास का सीधा नुकसान करवा सकता है। और ये इतना बड़ा नुकसान है, फिर इस पर हम कहें ना कि शो वैसे लंबा हो चुका है। अगर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करें तो आधा घंटा इस बिल के बारे में बताने का कि कहां कैसे कैसे लॉस होगा। हम नहीं होगा तो एक कार्यक्रम और कर देंगे, व्यूअरशिप कम आए ना आए कोई ना देखे, लेकिन करेंगे क्योंकि ये बिल बहुत तकनीकी रूप से भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए हमें।